हाँ जी, वेलकम वेलकम वेलकम, सबका स्वागत है एक बार फिर से। यस, अच्छा मनु तेज, तुम बताओ कैसे हो बेटा, और मोहल्ले की आंटी कैसी है? बढ़िया। हर्षिता गुड इवनिंग बेटा। आंटी पे ध्यान थोड़ी देते हैं हम, है ना। चले ओके। यस सर। अरे आंटियों का बहुत मोटा काम होता है, पता है? तुम क्या कर रहे हो, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, कितनी बार जाते हो, कौन किसके साथ जाते हो, ये सारा ध्यान रखने का काम किसका है? आंटियों का बेटा। हर्षिता अच्छा हो बेटा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो क्या हम अपनी कहानी शुरू कर सकते हैं? क्या हम समझना शुरू कर सकते हैं? हमें आज पढ़ना है अपना डिवेंचर वाला पार्ट। हम पढ़ेंगे अपना डिवेंचर वाला पार्ट। यस सर, गुड इवनिंग रिया, आकांक्षा। हाँ बेटा हाँ, तुम्हारे बारे में तुमसे जरा इंफॉर्मेशन आंटियों को होती है बेटा। ये पता है उनका बेटा उनकी बेटी ये कर रही है, पता है कल तो ऐसा हुआ, पता है वैसा हुआ, सब पता है उनको। दीदी गुड इवनिंग। यस, बहुत इंटरेस्ट होता है आंटी को, एग्जैक्टली। चले बढ़ सकते हैं, स्टार्ट करें बेटा। अतुलित बोल बेटा, पहुंच गया तू? तेरा मैसेज अभी देखा मैंने। चलो, अतुलित आहें भर रहा है अभी, थक गया है, भाग के आया है बेचारा। मासूम सा भोला भाला बच्चा हमारा अतुलित, है ना। हाँ बेटा कांक्षा, क्यों नहीं होगा एक्सपीरियंस, होनी है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सुना है ना, वही वाली कहानी है बेटा, समझ रहे हो ना। भोला भाला बालू, हाँ सीधा जवाब है ना भाई, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, है ना। चलो, आज तुम बहू है, हम सास हैं, कभी तुम भी सास बन जाओगी। यस, फिर तुम भी फील करोगी अच्छा, फिर तुम भी बोलोगे कि हाँ ऐसा होता है। किसी ये कौन से कॉलेज से कर रहे हो, पता है ना तुमको। ऐसे से प्रश्न आते हैं, हाथ में कुछ आदमी मर्डर कर दे सामने वाले का। चले बड़े, बताओ हाथ होगी। आइए तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी चलो हम बात कर चुके हैं। हम लोगों ने डिबेंचर वाला पार्ट लिख लिया था और पहले हम उसे फिनिश करने वाले। फिनिश बोले तो, हालांकि अब बस सुनना, सुनो ध्यान से। हालांकि जब हम इसको लिख रहे थे उसी टाइम पर हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया था, तो बहुत सारे प्रोविजन ऐसे भी थे जो आप लोगों को हैंड टू हैंड याद भी हो गए थे, लेकिन कंप्लीट पूरा पार्ट मैंने समझाया नहीं था। अब उसी पार्ट को मैं समझाना स्टार्ट करने वाला। जैसे ही पार्ट समझाना खत्म होगा मैं नेक्स्ट चैप्टर चालू कर दूंगा, रिमेंबर, ओके। भाई स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। इस टाइम पे कुछ नहीं करना है, एकदम जस्ट चिल, रिलैक्स मारो, आराम से बैठो और सुनना चालू करो, सुनते रहो, देखते रहो, समझा अपने आप दूंगा बेटा मैं, ठीक है। अंजलि बोल बेटा, अंजलि वेलकम बेटा, आ गई अंजलि, अंजलि का तो इंतजार था हमें, वेलकम अंजलि। क्या बेटा? बेटा जहां से आपने कहा था वहीं से, डिवेंचर डिवेंचर डिवेंचर। आकांक्षा करी पॉपकॉर्न ले आओ। ईशा गुड इवनिंग बेटा। आकांक्षा पॉपकॉर्न लेके सबको खिलानी पड़ेगी बेटा। चलो आओ स्टार्ट करते हैं, अब सुनना चालू करते हैं। लिख चुके थे, अब मैं समझा रहा हूं पूरा पार्ट, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट था हमारे पास में डिवेंचर, उसके लीगल प्रोविजंस हम पढ़ने वाले हैं। जैसे ही फिनिश होगा हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा हमारे, ठीक है, ओके, छुटकारा मिलेगा इससे। वेरी गुड, शाबाश। चलो आइए बात करते हैं। हाँ सबको दिखा दिया खाना, गाइस सुनिए ध्यान से, अब स्टार्ट कर रहा हूं, अब बस सुनते रहिए, समझा अपने आप दूंगा। हम बात करने वाले हैं डिवेंचर और उससे रिलेटेड लीगल प्रोविजंस और रूल्स के बारे में, जो हम लिख चुके थे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड आता है हमारे पास में डिवेंचर, क्या होता है बस सुनना है, क्या डाउट लगेगा बाद में मुझे बताना डाउट कौन सा आपके पास, ठीक है, ओके, बस सुनते रहना। स्टार्ट करना है। पहला पार्ट, डिवेंचर में क्या क्या आता है, डिवेंचर कहते किसको है, तो हमने पढ़ा था इस बारे में कि डिवेंचर इंक्लूड डिवेंचर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट कंपनी के द्वारा जो कि एविडेंस है किस तरह के, एक डेट का। कंपनी ने अगर कोई लोन लिया, वो बॉन्ड हो चाहे वो किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट हो, जिसके जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंपनी ने डेट लिया है, कह रहा सर whether constituting a charge on the assets or not। चार्ज का मतलब क्या होता है कि भैया अगर वो चार्ज है दैट इज सिक्योर्ड, नहीं है मतलब अनसिक्योर्ड, याद है बात। किसी भी असेट्स के अगेंस्ट में कंपनी कोई लोन लेती है, याद आया, किसी भी असेट्स के अगेंस्ट में अगर कंपनी कोई लोन लेती है, डेट लेती है, अगर लिया है असेट तो उसे बोलेंगे चार्ज अगेंस्ट असेट्स, दैट विल बी कॉल्ड सिक्योर्ड डिवेंचर। और अगर मान लीजिए अगेंस्ट में कुछ भी चार्ज नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, दैट मींस अनसिक्योर्ड बोलते हैं। इज इट क्लियर? पहली बात थी डिवेंचर की रिगार्डिंग। दूसरी बात हमने पढ़ी थी डिवेंचर आर बॉन्ड इशूड एज ए
एक्नॉलेजमेंट ऑफ द अमाउंट बोरोड बाय द कंपनी। सिंपल सी बात, कंपनी एक एक्नॉलेजमेंट देती है, इसमें लिखा होता है भैया कंपनी आपसे इतने परसेंट के डिबेंचर इशू कर रही है, इतने साल के लिए कर रही है, वो एक्नॉलेजमेंट आपके पास में, दैट विल बी कॉल्ड डिबेंचर। नंबर नेक्स्ट इज, अभी देखो ये क्या है, ये तीन वर्ड सिर्फ और सिर्फ किस लिए हैं कि डिबेंचर होता क्या है। तो बोला क्या, कह रहा सर डिबेंचर जनरली सिक्योर्ड अपॉन द कंपनी प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग। जनरली मैक्सिमम केसेस के अंदर जो डिबेंचर होते हैं बेटा वो सिक्योर्ड ही होते हैं, हालांकि अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। कोई लोन तो तुम्हें कोई देगा ना, ऐसे नहीं देगा, वो भी उसको भी टेंशन रहेगी ना कि कंपनी के, अगर मान लो एग्जांपल की छोटी सी बात बताना मुझे, कल को मान लो मैं किसी कंपनी को कि डिबेंचर परचेज कर रहा हूं भाई, मुझे उसने कहा 10 सालों के लिए डिबेंचर दे रहा हूं, हालांकि पढ़ चुके 10 साल से ऊपर भी हो सकता है टाइम पीरियड, रिमेंबर जनरल केस में 10 ईयर्स है, बट 10 ईयर्स से ऊपर भी हो सकता है, पढ़ चुके हो आप लोग, जो भी आएगा प्रोविजन नेक्स्ट पे आने वाला है। हाँ बोलो बेटा, हाँ वेरी गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, वेरी गुड, ओके आंसर दे देते आप लोग। तो पॉइंट इज, कहने का मतलब क्या, अब मैं 10 साल के लिए पेमेंट दे रहा हूं, टेल मी। अब मुझे एक बात बताओ भाई, मुझे क्या भरोसा 10 साल बाद कंपनी नहीं ना रही, 10 साल बाद कंपनी डूब गई तो क्या होगा, टेल मी। तो भैया मेरा पैसा मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए मैक्सिमम केस में क्या होता है, डिबेंचर होल्डर चेक करते हैं कि भैया असेट्स के अगेंस्ट में चार्ज होता है, सिक्योर्ड डिबेंचर लेना पसंद करते हैं। इज इट क्लियर, बट इट मे बी अनसिक्योर्ड ऑल्सो, याद रहेगी बातें, ये डिबेंचर की कहानी थी। आगे आते हैं, नाइस, ओके। अब आते हैं मेन पार्ट के ऊपर जो हमें मेनली पढ़ना है, दैट इज लीगल प्रोविजन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू डिबेंचर्स। सेक्शन नंबर 71 जो छूटा था हमारे शेयर वाले पार्ट में, वो यहां पर आ गया। आइए पढ़ते हैं। हालांकि कुछ चीजें इसके रिगार्डिंग आपको रिकॉल होंगी, हैंड टू हैंड टारगेट रखना, सुनते सुनते याद करना है, अरे अच्छा ये टॉपिक तो पढ़ा था, इसका मीनिंग ये होता है, समझना है, फिर प्रोविजन याद करने हैं, ठीक है, ओके। सुनो पहले पे आते हैं। नंबर 1 इज प्रोविजन फॉर द एक्ट। एक्ट में जो प्रोविजन मेंशन किए गए हैं डिबेंचर के रिगार्डिंग वो कौन कौन से, पहला आता है कौन सा सर, नंबर 1 इज इश्यू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर। कंपनी कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर, कन्वर्टेबल मतलब जिसे इक्विटी में बाद में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन प्रोविजन क्या बोलते हैं, सुनो ध्यान से, कह रहे कंपनी में इशू डिबेंचर्स व्हिच वी ऑप्शन टू कन्वर्ट देम इनटू शेयर, दैट सिंपली मींस कंपनी इशू कर सकती है कन्वर्टेबल डिबेंचर, जिन्हें बाद में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन इन कन्वर्टेबल डिबेंचर को लेके कहानी क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है कि इनके लिए एसआर पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग के अंदर। नीट बेटा ज्यादा कुछ नहीं हो, अभी स्टार्ट ही किया, नीट डिबेंचर का मीनिंग बताया और लीगल प्रोविजन पढ़ना चालू किया बेटा, ठीक है, ओके, यहीं से कंटिन्यू करो। तो गाइस फटाफट से याद करो, टेल मी, पूछता हूं, तो ऐसे याद नहीं होगा, याद कैसे होगा वो सुनो, लो याद कैसे होगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा, आप आंसर देते रहना, ठीक है, ओके। फर्स्ट टेल मी, कंपनी को अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू करने हैं तो व्हाट इज द लीगल रिक्वायरमेंट, टेल मी। वेरी गुड, वेरी, अरे वाह वाह वाह, एसआर पास करना पड़ेगा, किसमें, एजीएम में भी, दोनों हो सकते हैं, याद रहेगी बात, वेरी गुड, पहला प्रोविजन याद हो गया। नंबर 2 पे आता हूं, हाँ बोल बेटा, हेलो हेलो, हाँ तो मैंने बोला तू पहले आ चुका था, मैंने वेलकम किया तेरा उस टाइम पे, अभी थक गया था। ओ ऐसा, अरे क्लास रास्ते में ज्वाइन कर लेता, ये बाइक पे क्लास ज्वाइन कर लेता, घर पहुंचता है आराम से, है ना, आवाज तो आती रहेगी, है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समझ, अच्छा नंबर 2 पे आते हैं। तो फर्स्ट क्लियर, नंबर 2 पे, नो डिबेंचर शेल कैरी एनी वोटिंग राइट। अच्छा बताना भाई, शेयर पे है वोटिंग राइट, डिबेंचर होल्डर कब से वोटिंग राइट मिलने लग गए, वो चाहता है वेलकम के लिए, हाँ फुल आकांक्षा, यस। नाउ प्लीज टेल मी, क्या डिबेंचर्स के ऊपर वोटिंग राइट होते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 2, नहीं होते, नहीं होते, वेरी गुड, नो 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 नो। तो प्रोविजन 2 याद करें, इस पूरे पार्ट में क्या पढ़ा, 2 ही बातें थी, पहली बात तो एसआर पास करने का जीएम में अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रहे हो, दूसरा देयर इज नो वोटिंग राइट, खत्म, इतनी कहानी थी, दोनों प्रोविजन क्लियर, याद हो गया। आगे आते हैं, नेक्स्ट इज कह रहा इश्यू ऑफ सिक्योर्ड। अब बोला इश्यू ऑफ सिक्योर्ड, अगेन अगेन अगेन, सारे लीगल प्रोविजन को ऐसे नहीं पढ़ना ये सारे मेरे हैं, सेपरेट 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 सेपरेट। कन्वर्टेबल डिबेंचर की बात की तो इतनी कहानी बस, सिक्योर्ड की बात की तो अगला प्रोविजन आता है, क्या बोलते हैं, कंपनी, अभी अभी आपने पढ़ा कि कंपनी मैक्सिमम केस में सिक्योर्ड डिबेंचर ही इशू करती है, क्योंकि रीजन इज डिबेंचर होल्डर मेनली तो डिबेंचर को ही प्रेफर करते हैं लेने के लिए, कि कल को अगर कंपनी डूब भी जाए तो उनका पैसा असेट्स को बेचकर जो वैल्यू रियलाइज की जाएगी उससे मिल जाए, रिमेंबर। तो पॉइंट आता है, क्या कह रहे हैं सर, रीडिंग करते हैं, कह रहा है कंपनी में इशू सिक्योर डिबेंचर बाय कंप्लाइंग द टर्म्स एंड कंडीशन और प्रिस्क्राइब अंडर द लॉ। क्या इस बात को याद रखने की रिक्वायरमेंट है क्या, टेल मी,
क्या मैं इस कहानी को याद रखूं क्या? बच्चे बच्चे को पता लो के प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं ना? तो मेन प्रोविजन क्या है वो ढूंढते हैं। समझ में क्या बोल रहा हूं? प्रोविजन पढ़ने कह रहा है रूल नंबर 8 इन द कंपनी एक्ट 14 प्रेस्क्राइब द फॉलोइंग कंडीशन। वो कंडीशन कौन सी है हमें वो पढ़ना है, मतलब इंस्टेड ऑफ हमें ये पार्ट पढ़ने के बजाय सर ये तो आपने लिखवाया था, लिखना है, बट हमें जब समझना होता है तो हमें मेनली प्रोविजन ढूंढना होता है। ये बात तो हम जानते हैं ना, याद थोड़ी करनी पड़ेगी भैया लॉ ने जो टर्म्स एंड कंडीशन दी है उन्हीं को प्रेस्क्राइब करना पड़ेगा, बट वो टर्म्स एंड कंडीशन है कौन सी वो पढ़ते हैं। फेवरेट लाइन है एग्जैक्टली यस। तो बात करते हैं कौन सी हमारी फेवरेट लाइन। अब पॉइंट आता है कि कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन, आओ बात करते हैं। फर्स्ट पे आता है सर द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर शैल नॉट एक्सीड 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। अभी अभी तो कहा था जनरल क्लोज, प्लीज टेल मी जनरल प्रोविजन क्या बोलता है? आकांक्षा बेटा क्या मैंने मेंशन किया यहां पे ऐसा चाहिए? बोला था क्योंकि डिबेंचर जब आप इशू करते हो प्रैक्टिकली नॉर्मली क्या बोला मैंने, एक बात सुन, एसआर की रिक्वायरमेंट कन्वर्टेबल के लिए, लेकिन नॉर्मली मैंने क्या बोला जनरली जब डिबेंचर इट मे बी इट इज नॉट मैंडेटरी। अगर आर्टिकल्स मैंने ये बोला था याद कर आकांक्षा, अगर आर्टिकल्स में मेंशन कर दिया तो अदरवाइज नहीं। आकांक्षा क्लियर? मैंने ये वर्ड बोला था उस टाइम पे, अगर आर्टिकल्स में मेंशन है तो अदरवाइज नहीं, इट मे बी, रिमेंबर? ओके मैंने रिकॉल कर दिया, ठीक है। तो नॉर्मली जब प्रोविजन पढ़ते हैं अनलेस वहां कोई मेंशन हो तो याद रखना अगर आर्टिकल्स में लिख दिया रेजोल्यूशन चाहिए तो चाहिए, नहीं लिखा तो आप सिंपली अप्लाई करोगे। रीजन इज सुनना क्यों रीजन दे रहा हूं मैं, क्योंकि सर नॉर्मली अभी क्या बोला मैंने, जो डिबेंचर इशू किए जाते हैं मतलब डिबेंचर विद प्रेफर्ड बाय द डिबेंचर होल्डर, कौन से होते हैं? सिक्योर्ड होते हैं, रिमेंबर? तो सिक्योर्ड डिबेंचर के लिए मिनिमम टाइम लिमिट कितनी है, मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी है? 10 ईयर। और क्या ये 10 साल की लिमिट बढ़ सकती है? वेरी गुड, लिखा हुआ है कि 10 साल के टाइम पीरियड से ज्यादा भी इशू किया जा सकता है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि in case of secure debenture, if the company wants to issue secure debenture, the limit is 10 years, the maximum limit is 10 years. It cannot be extended to extend to 10 years, more than 10 years. Now please tell me वो कौन कौन सी कंपनीज है जो इशू करेंगी तो वहां पर 10 साल से ऊपर हो सकता है। वेरी गुड रिया। तो मेनली आंसर क्या था? शेड्यूल नंबर 6 दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। एनबीआर, वेरी गुड, वेरी गुड अनुतेज, एग्जैक्टली रिया। लिखते हैं क्या बोला था, आओ पढ़ लेते हैं। क्या बोला? यस, हाउसिंग बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गया या इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनीज। तो लिखा क्या बोला? फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी इश्यू सिक्योर डिबेंचर पीरियड एक्सीडिंग 10 years but not exceeding 30 की लिमिट तो वहां भी है, रिमेंबर? तो इट इज एन एग्जम्पशन, इट इज एक्सेप्शन, सॉरी एक्सेप्शन किसका? सिक्योर डिबेंचर 10 साल से ऊपर के लिए इशू नहीं होंगे। इस बात का एक्सेप्शन है कि 10 से 30 साल के बीच में भी इशू हो सकते हैं, बट कहानी कौन कौन सी है? पहला नंबर किसका? कंपनी इज इंगेज इन सेटिंग अप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को सेटअप करने वाला। नंबर 2 उनको फाइनेंस करने वाला। नंबर 3 उनको डेट फंड देने वाला, दैट इज एनबीएफसीज के लिए। नंबर 4 सर सीजी के द्वारा या मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा अगर किसी नेशनल हाउसिंग बैंक वगैरह एनबीएफसी वगैरह को अगर इशू अलाउ किया गया तो वो कंपनीज के लिए ये टाइम पीरियड 10 साल से ऊपर भी हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी एक्सीड देन 30 ईयर्स। याद रहेगी बात है, मतलब याद रहेगी बात, दैट इज 10 ईयर्स टू 30 ईयर्स तक हो सकता है। एग्जामिनर कैन फ्रेम ए क्वेश्चन ऑन दिस कि भैया बताओ कौन सी कंपनीज है। दैट कैन देयर कैन बी एन एमसीक्यू आल्सो, एमसीक्यू मिल सकता है आपको। एमसीक्यू में लिखा मिल जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एनबीएफसी, रिमेंबर? तो यू हैव टू चूज दैट। इज इट क्लियर? डन 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 डन। तो अगर मैं बोलूं बैंकिंग कंपनी पे एप्लीकेबल है, इज इट सो? बैंकिंग नॉन बैंकिंग पे एप्लीकेबल है, याद रहेगी बात? बैंकिंग विल नेवर बी योर आंसर। इज इट क्लियर? बेटा वर्ड सुन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सुन ध्यान से बेटा। एनबीएफसीज मैंने कौन से बैंक थोड़ी बोले तुम्हें। नॉन बैंकिंग का मतलब क्या है? जो बैंकिंग वर्क नहीं करती, दैट मींस वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती, एडवांसिंग नहीं देती लोन्स पब्लिक को। समझ में आ गया? तो मीनिंग अलग हुआ नहीं हुआ? डन? ओके नेक्स्ट पे आते हैं। वो भी वर्ड कौन सा चेक कर, आगे वर्ड क्या लगा रखा है? इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। याद रहेगी तीनों बातें? आगे मुन्नी की तरह, हाँ यस सर, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट इज, ये क्या पढ़ रहे हो, ये लीगल प्रोविजन है सिक्योर्ड के रिगार्डिंग। आगे बढ़ते हैं। द सिक्योर्ड डिवेंचर शैल बी सिक्योर्ड बाय द क्रिएशन ऑफ ए चार्ज ऑन असेट्स। अरे भैया बच्चे बच्चे को पता है, तो तुम नाम बोल रहे हो सिक्योर्ड सिक्योर्ड सिक्योर्ड, तो सिक्योर्ड का मतलब क्या होता है? सिक्योर्ड का मतलब तो यही होता है कि उसके अगेंस्ट में कोई असेट चार्ज की गई है, लेकिन लिखा हुआ क्या, या तो खुद की कंपनी या उसकी सब्सिडरी या उसकी एसोसिएट, तीन वर्ड आए यहां पर। या तो कंपनी खुद की असेट्स को चार्ज कर सकती है, ये बात तो सबको याद रहेगी, बट मुद्दा याद रखने वाला कौन सा है, इस कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी है या इस कंपनी की कोई एसोसिएट कंपनी है, तो बेटा उस कंपनी की भी असेट्स को अगर चार्ज किया गया तो क्या वो सिक्योर्ड डिबेंचर कहलाएंगे? टेल मी। ये याद रखने वाली बात थी, समझ में आ गया? क्योंकि सिक्योर्ड के मीनिंग से हमें ये तो क्लियर होता है कि भाई कंपनी खुद के बारे में बात कर रही है, बट व्हेन इट कम्स टू कि मुझे बताओ कि कंपनी की सब्सिडरी कंपनी की असेट्स के ऊपर चार्ज दे रहे हो, हाँ एप्लीकेबल होगा? यस होगा। वेरी गुड, नाइस। चलो आगे आते हैं। Yes sir, having a value which is sufficient for the due repayment of the amount of debenture interest। सिंपल सी बात, इतनी एसेट उसके पास में हो कि जिसकी अमाउंट, जिससे उसकी अमाउंट पे की जा सके। एक क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन बना के पूछूं, रिप्लाई करोगे? चलो लेट मी आस्क ए क्वेश्चन हियर। एक कंपनी है, जैसे कंपनी का नाम है मुमताज लिमिटेड। मुमताज, मोहब्बतों की कहानी। मुमताज लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है, एक सब्सिडरी कंपनी है, क्या नाम है? जोधा लिमिटेड। मुमताज लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी जोधा लिमिटेड, और मुमताज ने एक और कंपनी है जिसमें कम से कम 25% स्टेक लगाया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है। तो याद करो, एटलीस्ट 20% बट लेस देन 50 क्या कहलाती है? बोलो, पढ़ के आए हो? एसोसिएट कंपनी। याद आ गया? तो बेटा ये कंपनी, इस कंपनी का नाम रखूं, इसकी कंपनी का नाम है मुरली लिमिटेड। ठीक है, अब नाउ प्लीज टेल मी। यस, एक बात बताओ, ये तो हमें पता कि अगर कोई सब्सिडरी है तो वो दूसरी होल्डिंग कहलाती है, लेकिन अगर कोई कंपनी एसोसिएट है तो ये कंपनी क्या कहलाएगी? टेल मी। अगर मुरली लिमिटेड एसोसिएट है मुमताज लिमिटेड की, तो व्हाट इज मुमताज लिमिटेड फॉर मुरली लिमिटेड? क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं वेंचरर। क्या बोलते हैं? वेंचरर। यस आकांक्षा, याद आ गया? वेंचर का मतलब क्या होता है? आपने इन्वेस्टमेंट की उसके अंदर, रिमेंबर? तो इसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं बेटा, याद रहेगा? अब एग्जांपल के लिए, क्योंकि आपने अपनी अमाउंट वेस्ट की है, दैट इज मुमताज लिमिटेड वेस्टेड सम अमाउंट इन एसोसिएट कंपनी। नाउ प्लीज टेल मी कि 25% जो था ना, ये अराउंड, अब मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं न्यूमेरिकल पॉइंट में, एग्जाम में न्यूमेरिकल कैसे फ्रेम करता है, टेल मी, चेक करना खाली, ठीक है? ओके, कहानी पे चलना है। इस एसोसिएट कंपनी के अंदर जो 25% स्टेक है, दैट इज अराउंड 100 करोड़ रुपए, एग्जाम्पल अराउंड 10 लाख रुपीज, एग्जाम्पल। छोटी बात करते हैं, छोटी बात क्यों करें, बड़ी बात करें, चलो 1 CR, ये भी छोटी है, अरे कोई बात नहीं। 1 करोड़ रुपए है जो 25% उस कंपनी का, एग्जाम्पल, दैट इज एसोसिएट कंपनी में 1 करोड़ रुपए के करीबन कंपनी इन्वेस्ट किया, दैट इज 25% इसका मुमताज लिमिटेड। नाउ द क्वेश्चन इज, मुमताज लिमिटेड एक डिवेंचर इशू कर रही है, और डिवेंचर जो है वो सिक्योर्ड है, बट सिक्योर्ड है अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द मुरली लिमिटेड, अगेंस्ट द एसेट ऑफ द मुरली लिमिटेड। मतलब इशू कौन कर रहा है, चेक करना, क्वेश्चन फ्रेम कैसे होते हैं बता रहा हूं मैं। मुमताज लिमिटेड, कभी देखो इस बात का रिप्लाई तो कर देते कि सब्सिडरी होल्डिंग चलेगा जी, बट क्वेश्चन ये आया कि मुमताज लिमिटेड का मुरली लिमिटेड के अंदर 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, दैट इज 25%। ओके सर, ठीक है। सेकंड लाइन लिखी हुई थी कि जो कंपनी है मुमताज लिमिटेड इज इशूइंग डिबेंचर दैट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ मुरली लिमिटेड। तो क्वेश्चन ये आया कि कंपनी जो डिबेंचर इशू कर रही है, दैट इज वो अमाउंट है करीबन, मैं बोलता हूं सिक्योर्ड डिबेंचर के अमाउंट है करीबन 80 लाख रुपीज, 80 लाख के करीब। नाउ प्लीज टेल मी, क्या कंपनी, यस हाँ मुरली है क्या? हाँ बेटा वही है बेटा, बताओ। यस मीनल, तुम्हें मीनल याद आ रही है? हाँ। नाउ प्लीज टेल मी,
गाइस, क्या मुमताज लिमिटेड सिक्योर डिवेंचर अगेंस्ट दी एसोसिएट कंपनी मुरली लिमिटेड इश्यू कर सकती है, हाँ या ना? लेकिन अगर यही अमाउंट यहां पर हो जाती 1.25 CR, देन मिल गया आंसर, मिल गया आंसर। तो इसके अंदर प्रोविजन, हाँ बेटा, ऐसे ना होता, मेंशन करना पड़ेगा। मैंने लिखा है यहां पर सब्सिडरी कंपनी 25 लाख, आकांक्ष नहीं लिखा। तो अगर क्वेश्चन सिर्फ एसोसिएट की बात करें, एसोसिएट की बात करेंगे। वेरी गुड। तो आप इसका आंसर क्या लिख के आओ? हाँ, तब तो होता ना बेटा, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना। यस, 25 लाख इसकी असट्स का, इसका बाकी 1 करोड़ का। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर क्या होगा आपका? आपने जवाब दिया नहीं हो सकता 1.25 CR, तो आपका आंसर क्या होगा? योर आंसर इज, क्योंकि सर एसोसिएट कंपनी की जो अमाउंट है उसमें इतना सफिशिएंट फंड होना चाहिए कि भैया वो डिबेंचर और उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट दे पाए, इंटरेस्ट की पेमेंट दे पाए। नाउ प्लीज टेल मी, अगर क्वेश्चन ही होता, एग्जांपल, थोड़ा क्वेश्चन घुमाता हूं, ठीक है, यहां पे सुनना ध्यान से, कहानी पूरी वही है, नीचे बोल रहा हूं। कंपनी इज गोइंग टू इश्यू 1 करोड़ रुपी ऑफ डिबेंचर ऑफ 12% इंटरेस्ट, 12% डिबेंचर्स। नाउ प्लीज टेल मी गाइज, 12% डिबेंचर्स ऑफ 1 करोड़ इश्यू कर पाएगी? वेरी गुड निधि, अंजलि, रिया, अनुतेज, वेरी गुड, हर्षिता, आकांक्षा, पूर्वी, अरे वाह वाह वाह। रीजन क्यों नहीं कर पाएगी? एग्जैक्टली, अरे वाह वाह वाह, समझ में आया कहानी क्या है? तो प्रोविजन को ऐसे पढ़ा करो बेटा, लिखी है 2 लाइनें बट इनका मीनिंग अलग निकलता है, समझ में आया? यू कैन फ्रेम योर ओन आंसर। तो अब इस एग्जांपल, इस पे मान लो सर तैयारी कैसे करेंगे? बेटा जब पढ़ाई करते हो उस टाइम पे अपने साथ साथ में, जैसे अभी हमने क्या किया, हमने ये एग्जांपल फ्रेम किया बेटा। तो लो में जब प्रोविजन लिखते हो उसके एग्जांपल भी अपने आप से फ्रेम किया करो। यस, अब याद हो गया, प्रोविजन याद हो गया ना, वेरी गुड, नाइस। चले आगे बढ़े, ये कहानी थी। नेक्स्ट पे आते हैं गाइस, अगले प्रोविजन भी बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट। द कंपनी शैल अपॉइंट ए डिबेंचर, ओहो, इसके ऊपर तो क्वेश्चन आया एग्जाम में, पता है, हमने इंपॉर्टेंट भी लिखा था इस पे, हमने तारे सितारे भी बनाए थे ना। सब डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा। डिबेंचर ट्रस्टी पे अलग से क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट का तरीका क्या है, लायबिलिटी वाला पार्ट क्या है, ड्यूटी क्या बनती है, क्या एग्रीमेंट कर पाएगा, केस कब कर पाएगा, उसको रिमूव कब कर सकते हो, ये सारी बातें पढ़ी थी। कौन नहीं बन पाएगा, डिस्क्वालीफाई कौन किया गया। तो डिबेंचर ट्रस्टी के ऊपर एक मेन प्रोविजन एग्जाम में, ठीक है। तो डिबेंचर ट्रस्टी पे जो भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर पिक करोगे। तो पहली बात तो क्या बोली, कंपनी को अपॉइंट का ऑप्शन नहीं है। कंपनी ने अगर डिबेंचर इशू किए तो डिबेंचर ट्रस्टी भी अपॉइंट करना है। क्या बोला, शैल अपॉइंट ए डिबेंचर ट्रस्टी, जो क्या करेगा और एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड बिटवीन विच, बिटवीन होम, किसके बीच में बनेगी ट्रस्ट डीड? टेल मी, बोलो बोलो। कंपनी और, एक बात बताओ, जब मैं ट्रस्टी बना रहा हूं तो किससे डीलिंग, किससे करूंगा बेटे? डिबेंचर होल्डर तो क्या है, बेनिफिशियरी। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? मान लो कंपनी ये रही, ठीक है, कंपनी तो ये रही, यहां पर है डिबेंचर होल्डर, यहां पर है डिबेंचर होल्डर, तो यहां बीच में कौन आ गया? ट्रस्टी। तो डीलिंग किससे होगी, डीड किससे बनेगी? डिबेंचर होल्डर से या ट्रस्टी के साथ में? Because yes, because deed is an agreement which is registered. Deed is an agreement which is registered. और डीड की खास बात ये होती है कि वो डीड, इसलिए डीड का मीनिंग क्या होता है? टेल मी, डीड का मतलब क्या पढ़ के आए थे आप लोग? आपने याद करो, आपने अपने फाउंडेशन में पढ़ा था रजिस्टर्ड, ठीक है। बट क्वेश्चन याद करो, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। हाँ बेटा अंजलि, क्या बेटा? वो तो मीनिंग हो गया उसका बेटा, मीनिंग हो गया। बट याद कराओ, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट था ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश लॉ। याद आया कहानी? याद है? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर 1 था, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में था ना। इंग्लिश लॉ में क्या था, 2 पार्ट थे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड और कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। याद आया? ओहो, याद आया? कॉर्पोरेशन डीड, पार्टनरशिप डीड,
किसमें होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील का पार्ट होती है। डीड इज एन कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट विद रजिस्टर्ड, कॉन्ट्रैक्ट होता है। एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कर दिया तो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। हाँ हर्षिता करिए, याद नहीं आ रहा तो हर्षिता सुनो बेटा, ध्यान से बोल रहा हूं मैं, तब तो मैं पेंसिल चार्ज पे लगाता हूं। एक कहानी सुनो पहले, तो छोटी सी कहानी सुनाता तुमको मैं, सुना गाइस। फाउंडेशन में पढ़ा हुआ पार्ट है, इंग्लिश लॉ के बेस पर कॉन्ट्रैक्ट दो पार्ट में डिवाइड किए गए थे। सेकंड पार्ट था कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। अंडर सील मतलब पैक रहेंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो बना तो दिए। डीड क्या होती है? व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? दैट डीड इज आल्सो ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज सील्ड। वो उस दिन ओपन होगा जिस दिन भैया क्या होगा? डिस्प्यूट वाली कंडीशन बनेगी, जिस दिन सारे मेंबर अपनी लायबिलिटी पूरी नहीं कर रहे होंगे। लाइक कॉर्पोरेशन डीड, गिफ्ट डीड, पढ़ते हो गिफ्ट डीड तो पढ़ी आप लोगों ने? कॉर्पोरेशन डीड, गिफ्ट डीड पढ़ी है नहीं पढ़ी? हाँ, झगड़े होंगे तब होती है, रिमेंबर? तो क्या बोला भाई, ट्रस्ट डीड किसके बीच में बनी? ट्रस्टी के बीच में, कंपनी के बीच में। किसके लिए बन रही है? उन डिवेंचर होल्डर के लिए। तो डिवेंचर होल्डर कौन कहलाएगा यहाँ पर? कौन कहलाएगा? डिवेंचर होल्डर आर द बेनिफिशियरी। समझ में आया? ओके। तो जिस दिन मान लो एग्जांपल के लिए कंपनी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करेगी, ट्रस्टी पूरा नहीं करेगा, उस दिन डीड ओपन की जाएगी। इज इट क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़े, डन। आइए इसी के बारे में बात करते हैं आगे। तो अब आता है नेक्स्ट प्रोविजन। हालांकि ट्रस्टी के ऊपर हमने प्रोविजन और भी लिखे हैं जो हमें पढ़ने हैं। सर रिपेमेंट ऑफ डिवेंचर एंड इंटरेस्ट देयर ऑन का एग्जांपल बता था समय। नीत बेटा कुछ नहीं था, वो नॉर्मली हमने थोड़ी सी बात की थी कि मुझे बताओ अगर अमाउंट ज़्यादा बैठ जाती है, बताओ पूरा खुलवाओगे तो मुझसे। नहीं, अमाउंट 1 करोड़ रुपए का था, 12% इंटरेस्ट रेट था। एसोसिएट कंपनी में 1 करोड़ लगा हो तुम्हारा, क्या तुम एसोसिएट कंपनी की असेट्स को चार्ज लगा सकते हो? जबकि इंटरेस्ट पेमेंट की भी पेमेंट के बराबर पैसा होना चाहिए वहां पर। ये पूछा था मैंने आपसे, ठीक है? आंसर इज नो। ठीक, ओके चलो आगे आते हैं गाइस। हालांकि ट्रस्टी की बात दोबारा आएगी, लेकिन अभी आगे पढ़ते हैं। मैंडेटरी क्रिएशन ऑफ डीआरआर, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डीआरआर बनाना पड़ेगा, किसके लिए बोला? अभी मैं पेंसिल चार्ज नहीं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से बात को। लिखता हूं, ट्राई करता हूं लिखा जाए तो। नहीं लिखा जाएगा, रुको सुनो। पहला है वर्ड क्या? सर एवरी कंपनी इशूइंग डिवेंचर शैल क्रिएट डीआरआर। कंपनी इशू कर रही है, उसे डीआरआर बनाना मैंडेटरी है। नंबर 2, डीआरआर शैल बी क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट अवेलेबल। डिविडेंड के लिए जो प्रॉफिट निकाल रखे ना आपने, उसमें से बनाया जाएगा। मतलब प्रॉफिट जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसमें से डीआरआर फॉर्म के। रिजर्व कहां से बनते हैं? टेल मी, रट्टा क्यों मार रहे हो? रिजर्व कहां से बनते हैं? टेल मी प्रॉफिट में से बनते हैं। तो डीआरआर भी कहां से बनेगा? प्रॉफिट से बनेगा। रिमेंबर नेक्स्ट इज डीआरआर शैल बी यूटिलाइज ओनली ऑफ द पेमेंट। अच्छा बताओ, जब नाम किसका है भैया, मम्मी पापा बोले बेटा ये वाला जो पैसा है ना, ये पैसा हमने तेरी शादी के लिए रखा है, तो ये पैसा किस लिए यूज होगा? किसी खाने के लिए? शादी के लिए। रिमेंबर, तो कंपनी जब बोल रही है डीआरआर बनाओ, डिबेंचर नाम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, दैट इज एक ऐसा रिजर्व जो डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए बनाया है। डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, एक ऐसा रिजर्व जो प्रॉफिट में से बनाया, बट किसके लिए? डिबेंचर्स की रिडम्पशन। रिडम्पशन बोले तो रिपेमेंट के लिए। रिमेंबर, तो किसके लिए यूज होगा? ऑब्वियस डीआरआर पेमेंट के लिए। समझ में आया? रट्टा मारना पड़ेगा इस बात के लिए, रट्टा मारना पड़ेगा। यस सर, नो नो सर, नहीं ना? ओके नेक्स्ट पे आते हैं। नो नो, अच्छा ठीक है, आते हैं पॉइंट के ऊपर। तो बेटा दोबारा लौट आया हमारा ये पंछी, दोबारा लौट के आ गया। अभी अभी बात की हमने, डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना मैंडेटरी है। द कंपनी शैल अपॉइंट, अगर कंपनी इश्यू कर रही है डिबेंचर तो उसको अपॉइंट करना पड़ेगा डिबेंचर ट्रस्टी। तो पॉइंट आया कि डिबेंचर ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट के लिए क्या कुछ चेक की जाती है। कौन पर्सन डिबेंचर ट्रस्टी बन सकता है, कौन डिस्क्वालीफाई किया गया, किसकी लायबिलिटी क्या बनती है, किसकी ड्यूटी क्या बनती है। रिमेंबर, आइए पढ़ते हैं। तो मेनली याद करो, बिना स्टार्ट किए बताओ, तुमने रीडिंग करते हो तुम्हें याद होगा, डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करने का मेन पर्पस क्या था? टेल मी। डिबेंचर होल्डर कौन है? बेनिफिशियरी। नॉर्मली ट्रस्टी बनाया कि नॉर्मली ट्रस्टी होता किस लिए? वो बेनिफिशियरी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ऑब्वियस। रिमेंबर, तो क्वेश्चन ही आया, आओ बात कर लेते हैं। थोड़ा चार्ज हो गया होगा, चलिए।
तो बहुत करते हैं भैया, क्या कह रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। पहला वर्ड आया नंबर 1, पार्ट नंबर 1, अपॉइंटमेंट ऑफ वन और मोर डिबेंचर ट्रस्टी इज मैंडेटरी। भैया एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, बट कम से कम एक तो होना चाहिए। दूसरे कह रहा है कंपनी इशू ए प्रोस्पेक्टस। कब? अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है भाई डिबेंचर के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही होती तो सही है क्या? बोलो 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 बेटा, प्रोस्पेक्टस याद रखना। पब्लिकली अगर आप डिबेंचर इशू कर रहे हो उस केस में बेटा, पब्लिकली अगर आप डिबेंचर इशू कर रहे हो। अब मुझे आकांक्षा की बात बता, किसने बोला नो सर, सुनो ध्यान से रिप्लाई करना मुझे बात का। अगर मैं तुम्हें डिबेंचर इशू कर रहा हूं बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, यू आर माय फ्रेंड एग्जांपल, यू माय फैमिली मेंबर, यू माय रिलेटिव्स, टेल मी, तो अगर आपसे पैसा ले रहा हूं लोन के रूप में, आपको प्रोस्पेक्टस दूंगा मैं? टेल मी। नहीं, समझ में आया? क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर डिबेंचर इशू किए जा सकते हैं, बट उनका सेम पैटर्न वो नहीं होता कि इसको प्रोस्पेक्टस दूंगा एक पर्सन को भी। नो सर, इसे डीलिंग करूंगा, एग्रीमेंट करूंगा साथ में इसके में, तो वहां पे ट्रस्टी की। लेकिन मैंडेटरी कब है? देखो लिसन टू मी, तुम्हारे वाले पार्ट में ऑप्शन है ट्रस्टी रखूं या ना रखूं, रिमेंबर, बट इट इज मैंडेटरी। क्वेश्चन ये है, पढ़ो ध्यान से, मैंडेटरी कब हो जाता है? जब आप प्रोस्पेक्टस के थ्रू डिबेंचर इशू कर रहे हो। दूसरा, जब आप पब्लिक को इन्विटेशन दे रहे हो, दैट इज पब्लिक ऑफर दे रहे हो। तीसरा, या अगर आप जिन मेंबर्स को डिबेंचर इशू कर रहे हो वो 500 से ज्यादा है, इफ एक्सीडिंग 500, 500 लोगों से ज्यादा लोगों को अगर आप डिबेंचर दे रहे हो, तो 500 लोग नॉर्मल क्या प्राइवेट में आते हैं क्या? इज इट सो? नहीं, तो 500 से ऊपर क्या मतलब? सिंपल की बात है, पब्लिक की बात कर रहे हो। बोला कांशा? बेटा कितने भी कर सकते हैं, बट क्वेश्चन बोल सुन ध्यान से। अगर कंपनी कह रही है कि भैया मैं तो पब्लिक इशू नहीं कर रही, पर 600 लोगों को कर रही हूं, टेल मी, तो लो ने कहीं तो लिमिट लगाएगा कि इसको पब्लिक मानोगे आप? वहां 200। बेटा ये हम किसके लिए बोल रहे हैं? ठीक है, प्राइवेट की केस कहां पढ़ा था हमने, याद कर, प्राइवेट प्लेसमेंट में पढ़ा था हमने पार्ट। मैक्सिमम कितने हैं याद आ गया? 200 से ऊपर गया तो क्या 200 से ऊपर क्या बोलते हैं उसको आप? पब्लिक ऑफर, मोर देन वाले को। याद आ गया? यहां कितने को बोल रहे हो? 500। इसे क्लियर? याद रहेगा? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज, बोला भैया अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी शैल बी मेड। कैसे? बिफोर द इशू। अच्छा, प्रोस्पेक्टस इशू कर दूं, पब्लिक ऑफर दे दूं, उसके बाद करूं, पहले करना पड़ेगा? ऑब्वियस पहले। दूसरा, भाई कंप्लायंस विद प्रोविजन, कम कौन सी कंडीशन? जो लो ने प्रेस्क्राइब की उसके बॉडी मेंशन। लो ने क्या प्रेस्क्राइब किया? भाई इशू कर रहे हो या आप अपने पास में कर रहे हो, पब्लिक ऑफर दे रहे हो, उससे पहले पहले डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट किया जाए। वेरी गुड, नाइस। आगे आते हैं, नेक्स्ट पे आता है क्या ड्यूटी, तुमने अभी तो बोली ड्यूटी, ड्यूटी एंड फंक्शन ऑफ डिबेंचर क्या है? नंबर 1 पे आते हैं, भैया सबसे पहला काम तो है उसे प्रोटेक्ट करे। किसको प्रोटेक्ट करे? उसके इंटरेस्ट को। किसके? तो यहां पर डिबेंचर होल्डर कौन हुआ उसके लिए? बेनिफिशियरी। नाइस। दूसरा, उसको और प्रॉब्लम्स होती हैं, टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस, दैट इज प्रॉब्लम्स आती हैं डिबेंचर होल्डर को, तो उस केस में भी क्या करेंगे? जो रूल्स लॉ में मेंशन किए वो अपनी ड्यूटी पूरी करेगा। तो सिंपल मेन काम क्या है उसका? मेन काम है डिबेंचर होल्डर को प्रॉब्लम्स ना आए। अब एग्जांपल दूं, यहां पर ग्रीवेंस का एग्जांपल दूं, सुनना ध्यान से। डिबेंचर होल्डर को टाइमली बेस पर पेमेंट नहीं मिली, कौन आएगा बीच में? आएगा। वो क्या करेगा? याद करो, पढ़ा भी था, लिखा भी था, आगे लिखा हुआ है। वो केस डाल सकता है किस पे? कंपनी पे। किस में? एनसीएलटी में। याद आया? ट्रिब्यूनल के हो, याद आया? तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा वहां पे? ट्रस्टी डिबेंचर होल्डर को अगर दिक्कत आई तो केस फाइल, पिटीशन डाल दे, कहां पे? कोर्ट में, एनसीएलटी कोर्ट। रिमेंबर, कोर्ट क्या बोलेगा? पेमेंट कर। रिमेंबर, कंपनी को क्या बोलेगा? पहले पेमेंट कर। और कंपनी ने पेमेंट नहीं की तो क्या आएगी? पनिशमेंट। याद आई बात, कहानी याद आ गया? कहानी ओके। तो वही चेन बनती है, आगे बढ़ते हैं। बोल बेटा ईशा। बेटा मुझे, हाँ मिलता है ना, हुई हुआ ट्रस्टी। तुम क्यों आओगी? तुम क्यों बीच में लफड़ा लोगी? बताओ, खाली हो इसलिए? एक नॉर्मली बात सुन ध्यान से बेटा, नॉर्मली क्या होता है सुनना ध्यान से।
पहली बात तो ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं है। मुझे बता, यहां पर डिबेंचर होल्डर है, ठीक है। अभी हमने एक वर्ड आगे पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन लोग डिस्क्वालीफाई किए गए। ये जो डिबेंचर होल्डर जो बीच में हो, जो ट्रस्टी होने वाले ना बीच में, ये ट्रस्टी का मतलब क्या है? ट्रस्ट के बेस पर, विश्वास के बेस पर बनाया गया है। विश्वास किस चीज का है? कि ये डिबेंचर होल्डर का ध्यान रखेंगे कंपनीज की साइड से होने वाले किसी भी तरह के प्रॉब्लम को लेके। रिमेंबर, अब पॉइंट ये आया बेटा, कल को मुझे एक बात बता, इसका ट्रस्टी का इसके साथ कंपनी से एग्रीमेंट हो रखा है, कंपनी एग्रीमेंट हो रखा है, डीड हो रखी है कि भैया इशू नहीं आएगा। अब मुझे बता, डिबेंचर होल्डर तो पब्लिक है, आउटसाइडर होगा बेटा ये तो तरीके से। अब इन्हें थोड़ी पता है क्या प्रॉब्लम आ रही है, या तो अगर प्रॉब्लम हो जाएगी तब ट्रस्टी को बताएंगे। ये तो नहीं, डिबेंचर होल्डर डायरेक्टली क्या कर सकते, देखो डायरेक्टली केस तब फाइल कर सकते हो कंपनी में डिबेंचर होल्डर जब बीच में ट्रस्टी नहीं था। पर जहां ट्रस्टी है वहां क्या करेंगे? ट्रस्टी का काम है, पहला काम, ट्रस्टी ने काम परफॉर्म नहीं किया, ट्रस्टी डिफॉल्ट कर गया, तब जाके डिबेंचर होल्डर डायरेक्टली केस फाइल कर देंगे। पर ट्रस्टी का मतलब ही क्या हुआ कि कल को अगर जो बेनिफिट मिलना है, जो बेनिफिट मिलना है वो हम तक पहुंचाया जाए, और हमें अगर दिक्कत हो तो दैट ट्रस्टी कैन फाइल। मैं ये नहीं बोल रहा मस्ट फाइल, कैन फाइल, कर सकता है, इट इज नॉट मैंडेटरी, वही करेगा हमेशा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं ईशा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला? प्रोटेक्ट करेगा और उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा। आगे बोला लायबिलिटी क्या है इसकी? द डिवेंचर ट्रस्ट इज गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब भाई ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट था तेरे साथ में, जब तूने विश्वास ही तोड़ दिया, दिल ही तोड़ दिया, तो किस बात का कॉन्ट्रैक्ट? तो वहां क्या होगा? फेल्स टू शो द डिग्री ऑफ केयर। और अगर मान लो वहां पर वो अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर पाया डिबेंचर होल्डर, तो क्या होगा? द डिबेंचर ट्रस्टी शैल बी लायबल फॉर डैमेजेस। तो उस केस में उसको नुकसान पे करना पड़ेगा। एग्जांपल दो मुझे, बताओ, अगर डिबेंचर ट्रस्टी ने डिबेंचर होल्डर का फेवर ना लेके कंपनी का फेवर लिया, तो बताओ, टेल मी, तो वहां पर डिबेंचर ट्रस्टी भी इंक्लूड है या नहीं? तो लायबल होगा नहीं होगा? होगा। तो लायबिलिटी कौन डिसाइड करेगा? एग्जैक्टली, क्या तरह की बात? वेरी गुड, बोल बेटा। पर्सनल लायबल तो होगा ही नहीं। डिफॉल्ट अगर पर्सनल तो पर्सनल, सुन, डिफॉल्ट अगर पर्सनल तो पर्सनल लायबिलिटी, डिफॉल्ट अगर पर्सनल नहीं तो पर्सनल लायबिलिटी नहीं आती बेटा। नॉर्मली एक बात बता, मुझे एक छोटी बात पूछनी है आपसे, अगर तुम्हारे साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट था, डीलिंग थी, वो 10 करोड़ रुपए की थी, 10 करोड़ रुपीज का बेनिफिट तुम्हें जाना था, तो मैक्स टू मैक्स मुझे कितनी लायबिलिटी कर सकते हो आप, लायबल करोगे? तो कहां पर्सनल लायबल हुआ? मैं समझ में आ गया? इफ आई एम हैविंग योर बेनिफिट ऑफ 10 ईयर, तो मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी जाएगी मेरे पास? मेरी 10 ईयर, दैट्स इट। मिला आंसर? ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट इज any provision which has the effect of exempting or indemnifying the debenture trustee against the liability shall be void। अब आपने एक बात पूछी मुझसे, सर अगर कोई ऐसा प्रोविजन डाल दे जिससे कि वो एग्जेम्प्ट हो जाए या उसे कंपनसेट करना ना पड़े, अगर जहां पर वो डिफॉल्ट किया उस केस में, तो वैलिड है क्या? टेल मी, समझ में आ गया? वेरी गुड, समझ में आया? नॉट इट? मतलब अगर तुम गलती कर रहे हो तो तुम्हें लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। ओके, समझ में आया? सिंपल सी बात ना भाई, अगर मान लो कोई ऐसा प्रोविजन डाला जाए कि जहां पर बोले भाई तू डिफॉल्ट भी कर ले बट वी विल एग्जाम्प्ट यू, तुझे कंपनसेट करना पड़ेगा ही नहीं, टेल मी, सच टाइप ऑफ कंडीशन विल बी वॉइड। थैंक यू ईशा बेटा, हर्षिता, थैंक यू बेटा, वेलकम, वेल, थैंक यू। क्लियर हो गया? डन। आगे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहे सर सुनो सुनो, मैं बोला बोलो। However, the debenture trustee may be provided with such exemption as may be agreed upon the majority of debenture। लेकिन अगर मुझे बताओ, देखो पहली बात, दोनों प्रोविजन को साथ में सुनना। क्या बोला? पहली बात तो किसी भी तरह की एग्जम्पशन के लिए, मतलब डिबेंचर ट्रस्टी को किसी भी तरह के एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल एग्जम्पशन के लिए अगर कोई बात कंडीशन प्रोविजन में डाली जाए तो वो वॉइड है। लेकिन मुझे बताओ ये वैलिड कब बन सकता है? दैट मीन्स एटलीस्ट मेजोरिटी,
मेजोरिटी ऑफ डिबेंचर होल्डर दैट इज 75%, दैट इज 3/4 और द डिबेंचर होल्डर अगर एग्री कर ले तभी वो एग्जम्पशन वाला पार्ट उसके लिए आ सकता है। ये हो गया प्रोविजन का एक्सेप्शन। इज इट क्लियर? नाइस, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं भैया, ड्यूटी टू मेक पेमेंट। एवरी कंपनी शैल पे द इंटरेस्ट एंड रिडीम द डिबेंचर अकॉर्डिंग विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ डिबेंचर। और ऑब्वियस चीज है भाई, जब भी कोई कंडीशन है, बट जिस कंडीशन टर्म्स पे बात की थी वो पेमेंट करनी पड़ेगी। बट मुद्दा ये नहीं है, कहानी ये है कि अगर मान लो कंपनी ने रिडम्पशन पेमेंट नहीं किया डिबेंचर होल्डर का, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया, तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? टेल मी, कौन आएगा बीच में? पहले कौन बोलेगा? मैं हूं बीच में। ट्रस्टी आएगा। ट्रस्टी क्या बोलेगा? ट्रस्टी क्या बोलेगा? पिटीशन केस डाले किस पे? एनसीएलटी के अंदर। रिमेंबर क्या, किस बात के लिए? भैया पेमेंट नहीं मिली, रिमेंबर। और उस केस में एनसीएलटी क्या करेगा? टेल मी, बिना पढ़े बताओ क्या करेगा एनसीएलटी? पहले तो क्या बोलेगा? पहले क्या बोलेगा कि कंपनी के पास अगर पैसा नहीं है तो भैया आगे की बाकी लायबिलिटी पे करना बंद करो। यू हैव टू स्टॉप फर्दर पेइंग फर्दर लायबिलिटीज। पहले पे करो किसको? डिबेंचर होल्डर्स को। ठीक है। दूसरी बात, पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं किया तो क्या होगा? डिफॉल्ट करने के बाद फिर पनिशमेंट आएगी। इज इट क्लियर? पढ़े और रीडिंग मारते हैं। कहानी तीन ही है। पहली बात तो पेमेंट करनी पड़ेगी। क्या पहली बात? तो क्या भैया हमको पैसा दे दो, पेमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी, जो टर्म्स कंडीशन कहा था। दूसरी बात, नहीं की तो क्या होना आएगा? सर वो जो ट्रस्टी है ना, ट्रस्टी वो ट्रिब्यूनल पहुंच जाएगा। वो ट्रिब्यूनल में जाकर पिटीशन डाल देगा, एप्लीकेशन लगा देगा, कंपनी अपना ड्यूटी पूरा नहीं कर रही है। रिमेंबर, पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। कह रहा सर, इफ एनी टाइम द डिबेंचर ट्रस्टी कम्स टू द कंक्लूजन दैट एसेट्स ऑफ द कंपनी आर इनसफिशिएंट। कब कर रहे हैं? उसे अगर ये एहसास हुआ कि कंपनी के पास जो एसेट्स हैं वो इनसफिशिएंट है या लाइकली टू बी बिकम इनसफिशिएंट, या आगे जाके इनसफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि कंपनी लगातार पैसा उड़ाने में लगी हुई है, लोगों को पैसा बांट रही है। बट डिबेंचर ट्रस्टी को लगता है अरे अगर ऐसे ही करती रही तो हमारे डिबेंचर होल्डर को पैसा कैसे मिलेगा? ऐसा लगने पर क्या करेगा वो डिबेंचर ट्रस्टी? कहां जाएगा? ट्रिब्यूनल में जाके पिटीशन फाइल कर देगा, एप्लीकेशन डाल देगा अगेंस्ट में, कंपनी अगेंस्ट में। क्या होगा? ट्रिब्यूनल क्या करेगा? आफ्टर हियरिंग द कंपनी, पहले कंपनी से पूछेगा, बोल भाई तू कर रही है ऐसा? बोलेगी हाँ सर पेमेंट कर रहे हैं। बोल रुक जा अभी। किस लिए रोक रहे हैं? कह रहा सर टू इम्पोज सच रेस्ट्रिक्शन ऑन इंकरिंग एनी फर्दर लायबिलिटी, कि बाकी कोई लायबिलिटी पे नहीं करेगी, बाकी कोई खर्चा नहीं करेगी। इस बात के लिए कंपनी एनसीएलटी उसे रोक सकता है। रोक दिया। अभी तो ये नहीं बोला पे कर दे, सुनो ध्यान से, यहां पर पिटीशन के बाद बाकी लायबिलिटी पे करने से रोक रहा है, रोक दिया एनसीएलटी ने। यहां क्या हो? अब रोकने के बाद क्या बोलेगा कि अगर तू डिफॉल्ट करती है, रोक दिया तो रोकने के बाद एग्जांपल, एनसीएलटी ने जब कंपनी को रोक दिया कि अब और पेमेंट नहीं करेगी, और बाद में पता चला कंपनी के पास पैसा ही नहीं बचा, कंपनी के पास पैसा ही नहीं बचा डिबेंचर होल्डर को पे करने के लिए, दैट इज कंपनी इज हैविंग इनसफिशिएंट फंड्स टू पे द रिडीम द डिबेंचर विद देयर इंटरेस्ट। तो उस केस में एनसीएलटी क्या बोलेगा कि भैया अगर तू फेल हो जाती है तो तेरे को मौका देती हूं, किस बात का? जा इनका जो पैसा बनता है इनको पैसा पे कर। समझ में आया? एनसीएलटी क्या बोलेगा? एनसीएलटी बोलेगा क्या? एनसीएलटी क्या बोलेगा? डिबेंचर होल्डर का पैसा पे कर, इनका पैसा इनको मिलना चाहिए, पैसा दे, वरना अपन तेरे को पनिशमेंट देगा। रिमेंबर? यस, करना पड़ेगा। अब वो क्या हुआ? बोली ओके जी हम कर लेंगे। और ऐसा नहीं है, बाय ऑर्डर पास करेगी, डायरेक्शन देगी पे करो, इस डेट तक, डेट मेंशन कर देगी, डेट तक पेमेंट हो जानी चाहिए। अब बताओ, पैसा खत्म कर दिया, इसने बोला डिफॉल्ट कर गई, अब उसके बाद भी अगर जो जुगाड़ करके पेमेंट नहीं किया तो अब नंबर किसका आएगा? बोला पनिशमेंट का। तो पनिशमेंट में किस लिए? डिफॉल्ट कर गई, और किस बात के लिए? ट्रिब्यूनल का ऑर्डर नहीं मानने के बाद डिफॉल्ट भी हो गया, और ऑर्डर पास किया वो ऑर्डर भी फुलफिल नहीं किया। मतलब जिस डेट को, जिस टाइम पीरियड तक कंपनी ट्रिब्यूनल ने कहा था पेमेंट करने के लिए, उस डेट तक पेमेंट नहीं किया, तब बात किसकी आती है? पनिशमेंट की। तो बताओ कंपनी कौन सी पर्सन है? आर्टिफिशियल। तो फंसेगा कौन? बोलो, ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, जिसकी अब भाई कंपनी, कोर्ट ने ऑर्डर पास कंपनी को करना पड़ेगा। तो हु दे आर? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन से? मेनली
डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स, रिमेंबर जो डिफॉल्ट में है क्या होगा, कैल बी पनिशेबल 3 साल तक की जेल और 2 लाख से 5 लाख तक का फाइन। वर्ड एवरी ऑफिसर, हर एक ऑफिसर के ऊपर, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आया? आज एक प्रश्न और बताओ, कंपनी अगर इसके बाद भी पे नहीं करती तो, इफ कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज, चार्ज फाइन भी लग गया, वेरी गुड, लिक्विडेशन। समझ में आया? नेक्स्ट में क्या करेगी, ये तो करेगी ना, बोल नीत। यस, बेटा जस्टिस क्या समझे, सुन ध्यान से। नीत नीत नीत, लिक्विडेशन क्या होता है बेटा, टेल मी नीत, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडेशन बेटा? कंपनी की प्रॉपर्टी को, असेट्स को रियलाइज किया जाएगा। कौन आएगा, लिक्विडेटर, क्या करेगा, रियलाइजेशन ऑफ असेट्स, उससे पैसा आएगा, उसे पेमेंट करेगा। मिल गया, मैंने बोला मिला इंसाफ, टेल मी नीत, मिल गया इंसाफ? आखिर तुम इंसाफ दिला के माने, समझ में आ गया? ओके नेक्स्ट पे आए, चलो नेक्स्ट इज, ओहो अब डिबेंचर होल्डर बोल रहे नहीं हमको हमारा पैसा चाहिए, हमें तो जो टर्म्स कंडीशन पे कहा था उसी पे करेंगे। नाउ प्लीज टेल मी, if contract entered into by any person with the company to take or pay the for the debentures may be enforced by the way of filing the suit। अगर मुझे बताओ कंपनी अपने पार्ट को पूरा नहीं करती, एग्जांपल के मुझे बताओ कंपनी के डायरेक्टर्स ने डिबेंचर होल्डर को कुछ कमिट किया था कोई टर्म्स कंडीशन फाइनलाइज की थी, टेल मी, बोल बेटा शुभम। शुभम क्या कर रहा है बेटा, क्या हो गया शुभम? अरे कहीं मुझे जंगली कहीं, बस बेटा ऐसा ही है आजकल, यही हो रहा है बेटा। अतुलित कह रहा है नहीं मेरे को आवाज नहीं सुननी है ना, चलो अरे मजाक कर रहा हूं, सुनो पॉइंट पे आता हूं गाइस, सुनना प्लीज 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 टेल मी, अगर किसी डायरेक्टर ने, किसी पर्सन ने कंपनी के बिहाफ पर डिबेंचर होल्डर कमिट किया था कि भाई इस डेट पर इस टर्म्स कंडीशन पेमेंट मिल जाएगी, या कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पार्ट किया, कोई पार्ट पूरा किया जाएगा, तो किया जाएगा नहीं दिया जाएगा, टेल मी। सर भाई मेरा बहुत, हाँ बहुत मधुर आवाज है, यस प्लीज टेल मी, अगर मान लो उस केस में अगर डिवेंचर, नॉर्मली बताना, डिवेंचर होल्डर को अगर कुछ कमिट किया गया, कुछ कहा गया था, कुछ क्लियर किया गया था, तो अगर वो पूरा नहीं करती कंपनी या कोई भी उसका ऑफिसर, तो उस केस में क्या डिवेंचर होल्डर केस फाइल कर सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए? यस कर सकते हैं, एग्जैक्टली। अरे तू बस चुप हो, चलो नेक्स्ट पे, क्लियर हो गया? सीरी बोल रही थी, चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। अरे चुप हो जा सीरी, आओ दोबारा नेक्स्ट पे आते हैं भैया, सीजी के रूल्स। मुझे बताओ यहां तक क्लियर हुआ क्या, यहां तक समझ में आया किसी को, कोई डाउट है? नो डाउट, ओके नो डाउट, चलो आगे बढ़े। यस सर, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके आगे आते हैं। अब बात करते हैं, अच्छा बात बताओ भाई, डिवेंचर्स के रिगार्डिंग किसके पास में ऑथराइजेशन है कंप्लाइंस करवाने की, अथॉरिटी को? हु मे इंपोज रूल्स? सीधी 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 सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज एमसीए। यस सीधी बोलूं या एमसीए बोलूं, बात तो सेम है, एक्चुअली वर्किंग बॉडी कौन सी, एमसीए है। यस ओके, तो पॉइंट आता है सीजी में बाय रूल्स प्रेस्क्राइब कर सकती है, मतलब सीजी को अगर कुछ प्रेस्क्रिप्शन लेके आना है, कुछ बताना है, कुछ नया डालना है, उसके लिए रूल इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। और रूल कैसे होंगे? यस निर्मला सीतारमण को आना पड़ेगा, कह रहा है। यस कह रहा कौन सा? द प्रोसीजर ऑफ सिक्योरिंग द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर इशू कर रहे हो, उसको सिक्योर करो, उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या आउट ऑफ प्रॉफिट बनाओ, कैपिटल बनाओ, क्या डिसीजन होगा, कोई भी नया रूल इश्यू डिबेंचर के रिगार्डिंग, कोई फॉर्म है डिबेंचर ट्रस्ट डीड के रिगार्डिंग, इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग, ये सारे नए रूल सीजी इंपोज कर सकती है। क्वांटिटी कितनी होगी डीआरआर की,
कितना अमाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, या कोई भी और चीज जो सीजी को अच्छा लगता है, सीजी फील्स फिट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द डिवेंचर होल्डर, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द डिवेंचर होल्डर सीजी में इम्पोज रूल्स। सीजी कुछ भी नए रूल इंप्लीमेंट कर सकती है डिवेंचर होल्डर के पार्ट को, इंटरेस्ट को, स्टेक को क्या कर रहे हैं अपने पास बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। इज इट क्लियर? नॉर्मल बात है, नॉर्मल याद रखना कि रूल्स इंप्लीमेंट करने का पार्ट किसके पास में है, सीजी के पास में। ओके, आगे आते हैं। लेकिन मुझे बताओ अगर बात प्राइवेट कंपनी की हो तो कौन करेगा, बोलो? मैनेजमेंट बाय पासिंग एसआर, रूल्स की बात कर रहा हूं खाली मैं, नए रूल कौन लेके आएगा? यस, बोर्ड। जब तक हम प्राइवेट नहीं लिख रहे हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? पब्लिक। ओके, यस। आगे आते हैं, लो बेटा खत्म होने की कहानी पे आ गए तो क्या बोला, पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 18, रूल नंबर 18 फटाफट से रिकॉल करते हैं। चले, पहला टीआरआर बनाना पड़ेगा, हाँ या ना? टेल मी टेल मी टेल मी। बनाना पड़ेगा। टीआरआर इज नॉट रिक्वायर्ड, कौन सी कंपनी में रिक्वायर्ड नहीं है सर? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंकिंग कंपनीज। कौन सी वाली? मेनली याद रखना प्राइवेट प्लेसमेंट वाली। कौन सी बात कर रहे हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट वाली। लिस्टिंग है प्राइवेट प्लेसमेंट वाली। एनबीएफसी हाउसिंग, एनबीएफसी हाउसिंग बैंक वाली कंपनीज। रिमेंबर जो पार्ट आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, प्राइवेट प्लेसमेंट के पार्ट में पढ़ा था, याद आया? तो इसका मतलब सिंपल सी बात, प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो तो टीआरआर क्यों चाहिए आपको? समझ में आया? उनके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बनाना है बनाओ, मैंडेटरी नहीं है प्रोविजन के, बनाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? बट बाकी कंपनी के लिए क्या है, मैंडेटरी है या नहीं? अरे क्वेश्चन बताओ मुझे, क्या लिस्टेड कंपनी को बनाना पड़ेगा? तो उसके समझना, बोलना मैंने ओनली बोला लिस्टेड कंपनी, मैंने नहीं बोला बाय वे प्राइवेट प्लेसमेंट। यस, बनाना पड़ेगा। बट अगर वर्ड साथ में कौन सा आया, प्राइवेट प्लेसमेंट, तो नहीं है। इज इट क्लियर? नाइस, ओके। क्या बेटा? हाँ, ऑब्वियस। चले नेक्स्ट पे आते हैं। टीआरआर शेल बी क्रिएटेड बाय कंप्लाइंग विद सेम रिक्वायरमेंट एज आर एप्लीकेबल और अदर। टीआरआर कैसे बनेगा? अगर डीआर बनाने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट किसके लिए हो तो कैसे बनेगा? जैसे बाकी इंस्टीट्यूशन के लिए बना है वैसे ही एप्लीकेबल होगा। दैट इज आउट ऑफ बोलो प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व में बनेगा नहीं बनेगा? हाँ हाँ, रिजर्व। अरे अरे बेटा बेटा एक सेकेंड, माई क्वेश्चन इज स्ट्रेट हियर। रिजर्व कहां से बनते हैं बेटा? तो मैं सीधा लिख रहा हूं गलत, कोई दिक्कत है क्या? अवेलेबल प्रॉफिट फॉर, अच्छा एक सेकेंड, इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो तो हाँ इसको ये लिख लो, आउट ऑफ फ्री रिजर्व। कौन से वाला है? प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड। इज इट क्लियर? समझ में आया अब? ठीक, ओके। चले आगे नेक्स्ट पे यार, या तो ये लिख लो या ये लिख लो, बात तो एक ही है। चले क्वेश्चन का, अब ठीक है, ओके। टीआरआर शेल बी क्रिएटेड फॉर एन अमाउंट, और कितना अमाउंट करोगे, किसके लिए बोलो वो चेक करो ध्यान से। पहले नॉर्मली पढ़ो, बताओ मुझे पहले, इसको छोड़ो, इसको इसके अलावा बताओ टीआरआर कितनी अमाउंट का बनाया जाता है? बोलो। डिबेंचर रिडम्पशन पेमेंट प्लस में, यस, इसके लिए बनता है। लेकिन क्या बोला? 10% ऑफ वैल्यू किसकी इसमें? अगर कंपनी कौन सी है? अनलिस्टेड। और कौन सी वाली? बोलो बोलो बोलो, प्राइवेट प्लेसमेंट वाली। तो उस केस में कौन सा? 10%। इज इट क्लियर? लिस्टेड में केस क्या है? देयर इज नो रिक्वायरमेंट। मे बी इट इज नॉट मस्ट। देखो एक बात बताओ, बनाना है तो कोई भी बनाओ ना फिर तो, समझो बात ध्यान से क्या बोल रहा हूं। अगर किसी ने डीआरआर बनाना है तो बनाओ। अब मुझे बताओ, अगर तुम लोग रिजर्व मेंटेन कर रहे हो पेमेंट करने के लिए डीआरआर, तो कोई बाउंडेशन तुम पर नहीं ना?
पॉइंट ये कि रिक्वायरमेंट मतलब लोन है किन के लिए मैंडेटरी कहा और किन के लिए नहीं कहा, समझ में आया? आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का, यस ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायरमेंट है बेटा, इट इज रिक्वायरमेंट, दैट इज लॉ के अकॉर्डिंग इतना तो चाहिए चाहिए, समझ में आ गया? हाँ वो तो चाहिए ना, पूरा अमाउंट ये रहा ना साइड में लिखा मैंने, डिबेंचर रिडम्पशन प्लस इंटरेस्ट वाला पार्ट। ठीक है आगे बढ़े, यस सर क्लियर क्लियर, ओके डन। आगे आओ बात कर लेते हैं, पेंसिल चार्ज कम है। आओ कह रहा सर इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट ऑफ 15% ऑफ अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स, इसलिए बोल रहा है पढ़ना। पहला पार्ट अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड एंड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा भैया, एवरी कंपनी शैल ऑन या बिफोर 30 अप्रैल से पहले हर साल के अंदर अगले साल के लिए, मुझे बात बताओ, हर अब मुझे बताओ कि एक दिन में इकट्ठा करोगे पैसा कि भैया पेमेंट 10 साल पेमेंट देनी है, टेल मी 10 साल के बाद में डिवेंचर होल्डर को पेमेंट देनी है, एक बार इकट्ठा करो पेमेंट को, इज इट सो? क्या करोगे हर साल के पॉइंट से 30 अप्रैल से पहले क्या करो, कितना परसेंट बोल रहा है? 15%। क्या करो, इन्वेस्ट डिपॉजिट सम विच इज शैल नॉट बी लेस देन, मतलब मिनिमम कितना बोला, ए मिनिमम सम ऑफ, वेरी गुड, मिनिमम सम ऑफ 15% अमाउंट ऑफ डिवेंचर, क्या करोगे अगले साल से पहले पहले तक, इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? सिंपल सी बात है क्वेश्चन से, अगला साल के 31 से, कौन सी 30 अप्रैल से पहले पहले हर कंपनी को डिपॉजिट करना पड़ेगा अमाउंट। कहां डिपॉजिट होगा बेटा, बोलो बोलो बोलो, कहां डिपॉजिट होगा? एससीबी, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रिमेंबर, किसका अप्रूवल चाहिए? अंजलि, डीजिया एसजी, स्टेट गवर्नमेंट का। उसके बाद में इंडिया में एक ट्रस्ट एक्ट है बेटा, तो ये किसके अकॉर्डिंग 20 क्या बोल रहा है, याद करो क्या चाहिए बीच में, तुम पैसा निकाल रहे हो नहीं निकाल रहे हो, टेल मी, तुम पैसा सच में निकाल रहे? यस बेटा, इंफॉर्मेशन जाएगी इसके पास में, क्लियर हो गया? रिकॉर्ड होगा, मेंशन होगा, एग्जैक्टली यस, नाम मेंशन होगा, उसको कॉपी भी जाएगी, इंफॉर्मेशन जाएगी, उसको इंटीमेशन जाएगी, इज इट क्लियर? डन। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट इज फंड को यूटिलाइज करना है तो पैसा कब यूज करोगे? क्या इस पैसे को कंपनी को लगा भैया चीजी खाएंगे, पार्टी करनी है, यूज कर लेगी? जब पैसा निकाला है उसलिए तो यूज भी कहां पे होगा, जब पैसा बेटी की शादी के लिए कहां जाएगा, बेटी की शादी में जाएगा ना, हाँ पिज्जा खिलाना, वेरी गुड। जब क्या फिर क्या करेगा, अगर तुमने पिज्जा खाया तो क्या बोलेंगे इसको, फिर क्या मिलेगी फिर क्या मिलेगा तेरे को, पनिशमेंट नाम का चीज, क्या मिलेगा, चीज। कॉन्ट्रावेंशन बोलते हैं पिज्जा खाने को, पनिशमेंट बोलते हैं चीज, रिमेंबर, स्पेशल चीज, वो वाला चीज ऐसे वाला, ठीक है, हाँ एक्स्ट्रा चीज वाला। नेक्स्ट पे आते हैं, अगर अलग से क्वेश्चन पूछे तुमसे कि डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करते समय किन किन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया, सिंपल पॉइंट बता के सोचो, देखो हर वो पर्सन डिवेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता, यस, जिसका स्टेक या जिसका इंटरेस्ट क्या, हाँ फटके में टांग नहीं अड़ाने का, एग्जैक्टली। तो क्या बोला, तो कंपनी से किसी भी तरह का फाइनेंशियल इंटरेस्ट रखता है या डायरेक्टर का रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, रिमेंबर वो पर्सन डिवेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता, दैट मीन्स नहीं निकलना चाहिए, वो कौन होना चाहिए, वो न्यूट्रल होना चाहिए, रिमेंबर, ओके। तो क्या लिखा, पढ़ते हैं, कुछ पॉइंट हमने लिखे थे इसमें। पहला, पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड डिवेंचर ट्रस्टी, कब, पहला वो बेनिफिशियरी किसी भी तरह का बेनिफिट होल्ड नहीं होना चाहिए कंपनी के अंदर उसका। दूसरा, प्रमोटर नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, की मेजर पर्सन नहीं होना चाहिए, या फिर ना तो कंपनी का ना ही किसी सब्सिडरी कंपनी का, कंपनी को उसने किसी भी तरह का पैसा ना बताओ ना, कंपनी को लोन दे रखा उसने, नाउ टेल मी प्लीज, वो खुद डिबेंचर होल्डर है कंपनी का, टेल मी क्या बोलेगा, ट्रस्टी बनाओगे उसको, नो, ना ही वो रिलेटिव होना चाहिए। तो इन शॉर्ट किसी भी तरीके से वो कंपनी के मैनेजमेंट से या कि केएमपी से रिलेट नहीं करना चाहिए, अगर रिलेट करता है द पर्सन कैन नॉट बी, क्या बोलेंगे,
या पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड टू बिकम ए डिबेंचर ट्रस्टी। क्लियर? नाइस। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज कॉलिंग ऑफ मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर। ओहो, ट्रस्टी मीटिंग बुला लेगा कब? अंटी पुलिस बुला लेगी तो कब बुला लेगी? ऐसी ट्रस्टी मीटिंग बुला लेगा। कब बुलाएगा मीटिंग? पहला, अगर किसी भी डिबेंचर होल्डर के पास में 110 डिबेंचर होल्डर्स डिबेंचर्स हैं, तो उस केस में अगर उस पर्सन ने बोला ट्रस्टी को कि भैया रिक्वायरमेंट है मीटिंग करने की, तो उस केस में भी ट्रस्टी मीटिंग कॉल कर सकता है। रिमेंबर, दूसरा, क्या ऐसा कुछ भी अगर हो जाए जहां पर ट्रस्ट टूटता हुआ दिखे, ट्रस्ट डीड टूटती हुई दिखे, कंपनी अपना पार्ट पूरा नहीं कर रही, कंपनी ने जो ट्रस्ट बनाया था पार्ट को फुलफिल नहीं किया, उस केस में भी मीटिंग को बुलाया जा सकता है। किस साइड से? डिबेंचर ट्रस्टी की साइड से। बोलो, हाँ बोल। एक्चुअली क्या बोल रहा हूँ, चेक करना। ऑन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, नाउ प्लीज टेल मी, एग्जांपल क्वेश्चन पूछूं, कंपनी डिवेंचर होल्डर के नाम का फंड डीआरआर यूज कर रही है बाकी काम के लिए, क्या है ये? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है नहीं, बुलाएगा मीटिंग। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? यही बताया बेटा मैंने। ऑन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, कुछ भी ऐसा हो जाए विच कॉन्स्टिट्यूट द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जिससे ही समझ में आया कि ट्रस्ट जो ट्रस्ट डीड थी वो टूट रही है, उसका ब्रीच में विखंडन हो रहा है, तो उस केस में क्या करेगा? कंपनी और ट्रस्टी क्या होगा उस केस में? मीटिंग बुला। रिमेंबर, याद रखना, आंटी पुलिस बुला लेगी। तो आंटी कौन है यहाँ पर? आंटी कौन है? यस, आंटी पुलिस बुला लेगी। तो आंटी कौन है? तो क्या बुला रही है आंटी? पुलिस कौन है? मीटिंग। याद रहेगा? तो जब बोलूं आंटी पुलिस बुला लेगी, कब बुला लेगी याद रखना। तो केस है, इज इट क्लियर? यस, नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, किसी डिबेंचर ट्रस्टी को क्या रिमूव किया जा सकता है? कौन करवा सकता है? कौन कर सकता है? वेरी गुड। अगर 75% दैट इज 3/4 ऑफ डिबेंचर होल्डर एग्री करें, निकाला इसको यहां से, तो बुला लेगा। ठीक है, क्लियर? ये अच्छा ट्रस्टी नहीं है, वफादार नहीं है। वेरी गुड। नेक्स्ट इज नथिंग कंटेन इन रूल, ये लास्ट पॉइंट था, शैल अप्लाई टू द, कौन सी बस है? कौन से? रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स। रूल नंबर 18 कहां पे? रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स, ऐसे बॉन्ड जहां पे अमाउंट की बात है, लिसन टू मी, पैसा जरा मैटर करता है। समझ बात ध्यान से, पैसा पैसा किसको बोला? किसके लिए? ओवरसीज, शॉर्ट में याद रखना बेटा, जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स होते हैं, ओवरसीज डिवेंचर होल्डर होते हैं बेटा, उनके ऊपर रूल नंबर 18 एप्लीकेबल नहीं है। इट मींस इट इज ओनली एप्लीकेबल, दिस रूल 18 इज ओनली एप्लीकेबल ऑन द डिवेंचर होल्डर इन इंडिया। इज इट क्लियर? याद रहेगा बात? रूल 18 इंडिया के डिवेंचर, इंडियन डिवेंचर होल्डर पर एप्लीकेबल है, ओवरसीज इन्वेस्टर पर एप्लीकेबल नहीं। याद रहेगी बात आपको? तो आंटी एक बात बता, एग्जांपल दूं, जिस तरह से अब्रॉड के कोई पर्सन लोग होते हैं, क्या उन पे डायरेक्टली आप कोई चार्ज लगा सकते हो? लाइक डिप्लोमेट वगैरह पे नहीं लगता। अगर बाहर के डिप्लोमेट, फॉरेन डिप्लोमेट्स यहां मर्डर भी कर देना कोई इंडिया के अंदर, तब भी पुलिस उसको नहीं पकड़ सकती। यहाँ के कोर्ट को पनिशमेंट देने का राइट नहीं है। पता है ना ये बात का? दे आर हैविंग सम स्पेशल प्रिविलेज। इज इट? पता है ये बात? हाँ, बेटा मैं फॉरेनर नहीं, मैं डिप्लोमेट्स की बात कर रहा हूँ, राजदूतों की बात कर रहा हूँ, जो किसी कंट्री को होस्ट कर रहे होते हैं। हाँ बोल बेटा, ओवरसीज इन्वेस्टर मीन फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन कंपनीज। यस बेटा, सुन ध्यान से, ऐसे बॉन्ड, बॉन्ड कंपनी समझता है डेट पेमेंट्स है, ठीक है? डेट पेमेंट भैया इतना बड़ा अमाउंट है जो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में लगा हुआ है। लाइक एग्जांपल, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है, उसमें किसी बाहर के इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वहां आपके लिए ये मैटर नहीं कर रहा कंपनी को बुलाओ, उसका ट्रस्टी कौन, यहाँ मैटर कर रहा पैसा। पैसा निकला तो आपका प्रोजेक्ट डूब जाएगा। समझ में क्या बोल रहा हूँ? जिसके मैं एग्जांपल सिंपल, आपका प्रोजेक्ट पूरी तरह डिपेंडेंट है उस अमाउंट के ऊपर, वो निकला तो कुछ नहीं बचा आपके पास, खाली हो गया। मतलब मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स इन्हीं के बारे में, इसके इनकी होती है।
नहीं 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 नहीं, एग्जाम्पल के लिए मान ले मैं बैठा हूँ यूएस के अंदर, ठीक है, मैंने इंडिया के एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में पैसा लगा रखा है, उस प्रोजेक्ट में 95% अमाउंट मेरा है और 5% गवर्नमेंट का है। टेल मी, अगर मैंने पैसा निकाला प्रोजेक्ट क्या होगा? टेल मी, समझ में आया? बेटा बेटा एग्रीमेंट होता है, लेकिन थिंक अबाउट वन, जहां मुझे लगा कि कंपनी जो गवर्नमेंट है, कंपनी जो पब्लिक कंपनी है, वो अपनी डीड को फुलफिल नहीं कर रही, सोच क्या करूंगा मैं? भाई लोन दे रखा है ना, पैसा तो मांग सकते हो ना अपना, समझ में आ गया? लोन है ना, डेट की बात करो, बॉन्ड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिबेंचर, बॉन्ड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिबेंचर और नो? टेल मी, समझ में आ गया? खत्म, चैप्टर इज ओवर। बधाई हो बेटा, बधाई हो बेटा। लो भैया पिज्जा आना चाहिए अब तो। हाँ थैंक यू वेरी मच। नहीं अब तो पिज्जा आएगा भैया, क्या आना चाहिए? पिज्जा क्या मोमोज खाने? चैप्टर इज ओवर बेटा। शुभम, हाँ बेटा लिखवाना है मुझे, अलग से ले लूँ क्लास उसके ऊपर बेटा? शुभम शुभम अलग से लिखवा दूंगा क्लास के अंदर पूरा, ठीक है? बोल पूछ। मेरी बात सुन देख, सबसे पहले बेटा पेमेंट किसकी होती है? जो डेट मांगने वाले होते हैं। इक्विटी को या प्रेफरेंस को पे नहीं मिलता पहले, प्रेफरेंस तो बाद में आएगा, पहले डिवेंचर होल्डर आते हैं। रिमेंबर, शेयर होल्डर से पहले पेमेंट किसको जाएगी? डिवेंचर होल्डर्स को, दैट इज डेट वाले जितने भी लोग उनको पेमेंट करते हैं। हाँ जाएगा, अगर डिवेंचर है तो, नहीं है तो नहीं। यस यस, सब यस, सब तो तुझे पता, सब तो पता है तेरे को, पता क्या पूछ रही है, बता रही है मुझे, बता आकांक्षा। हाँ सही है। सर देखो पहले ऐसा होगा, फिर उसके ऐसा होगा, ऐसा होगा, हाँ सारा ठीक है। तो बोला सर बताओ क्या पूछना है? अब आकांक्षा क्वेश्चन क्या तेरा? दिस इज योर आंसर नाउ, द क्वेश्चन इज, हाँ यू आर राइट बेटा। अंजलि करें नॉलेज, हाँ बोल बेटा, बोल नीत। नहीं, एक बात बता नीत, नीत आई एम योर रिलेटिव और मेरे को ट्रस्टी बना दे, तेरा पैसा लगा है, बन जाऊं ट्रस्टी? मैं तो तेरे से भैया डील कर नीत, मैं तो तेरे डील कर लूंगा तेरे से नीत, 5% मेरा, बोल समझ में आया? तो बनाएगा मुझे ट्रस्टी, कंपनी बोलेगी हाँ बनाओ ट्रस्टी, इज इट सो? नो, डिस्क्वालिफाइड, इज इट क्लियर? समझ में आया बेटा? चैप्टर इज ओवर, खत्म, समझ में आया पॉइंट? तो क्या अपने नया चैप्टर चालू करें आज? कर दे? ओके, अभी क्लास बंद होने वाले, हाँ अभी चालू कर लेते हैं, करे चालू, बोल बेटा। हाफ एन आवर लगेगा अपना। पहले उसको पढ़ो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं अतुलित, पहले एक रिकॉल लगेगा तुम्हारा, उसके बाद, सबने नहीं पढ़ रखा बेटा, सबने या तो फिर होमवर्क लो, ओरल, उस पर फिर हम क्या करेंगे, ओरल टेस्ट लेंगे अपना। अभी नहीं लूंगा अतुलित, अभी नहीं लूंगा बेटा, अभी नहीं, क्योंकि अभी क्या होगा ना, पता क्या होगा बता रहा हूं, दिस विल बी ए मिस्टेक। सुनो क्या होता है, ये गलती हम लोग करते हैं। अभी तुमने क्या चैप्टर कौन सा पढ़ा? फोर्थ पढ़ा, इसके साथ में अगर मैंने इंस्टेंट अभी सेकंड चैप्टर छेड़ा ना बेटा, तुम्हारे प्रोविजन आपस में टकराएंगे ना, समझ रहे क्या बोल रहा हूं? यू विल नॉट हैव एनी आइडिया ऑफ इट। किसका? अतुलित, जब एक बात सुन, अतुलित अभी तुम अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो बेटा, अतुलित सुन ध्यान से बेटा। अच्छा अभी, हाँ अरे वैसे तो कर, अच्छा अभी नहीं बोल, ठीक है ओके।
अतुलित अपनी पार्ट से बदल गया। अच्छा अतुलित में तो कहा तो मत बोला, तेरे पीछे पड़ जाएंगे देख, सारे तेरे पीछे लग गए देख, पता ना तेरे को, तेरा इनका बस है, तू सामने मत आना इनके। चलो अभी मैं एक बार इसको सेट कर रहा हूँ, क्लास को रोक रहा हूँ, चैप्टर खत्म हो गया, दोबारा ज्वाइन करो, दैट वी स्टार्ट न्यू चैप्टर, स्टार्ट। ओके थैंक यू। थोड़ी यहीं रोज करो, ना 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 अभी क्लास है, नहीं तो चलो।